सर तो माँ सरस्वती तो मेरा टूटी फूटी प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 है जो कि प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या पद्धति का चैप्टर है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। इसमें हमें बताया गया है या पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है और q बराबर शून्य नहीं है। मतलब क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वही होती है जिसे वह परिमेय संख्या हमने पढ़ा था, वह परिमेय जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वह परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, q का मान हो 0 के बराबर नहीं होना। जैसे से उदाहरण ले सकते 3 बटा 4, 4 बटा 5, 6 बटा 5, -6 बटा 5, ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है जिसमें कि धनात्मक भी होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती है और ऋणात्मक भी होती है ठीक है, ये बात आपको समझना है। p बटा q के रूप में और सपोज करो यहाँ हमें पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या कैसे आप p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते, लिख सकते? p और q पूर्णांक है और q बराबर शून्य नहीं है, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। सपोज करो हमें क्या बोल रहा है, p और q पूर्णांक है और q बराबर, क्या हम शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? सपोज करो हमने एक कोई परिमेय संख्या, यहाँ पर हमें शून्य पूछा है, अगर हम शून्य यहाँ लिखते हैं, ये हमें बता रहे कि शून्य एक परिमेय संख्या है तो शून्य बराबर है 1 बटा, हमें तो ऊपर की तरफ तो शून्य हो तो चलेगा लेकिन हर की तरफ, मतलब q ये p है और ये q है, q का मान हमें शून्य नहीं चाहिए लेकिन p का मान हमें शून्य चलता है। तो क्या हम यहाँ पर 0 बटा 1 लिख सकते जिसका मान हमें शून्य ही मिलेगा, जिसका मान, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूं, ये देखो हमें पूछा है कि शून्य क्या परिमेय संख्या है, तो शून्य हाँ परिमेय संख्या है। क्यों? तो जैसे p बटा q शून्य का हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये शून्य हो गया और ये 1 हो गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या भिन्न संख्या तो होती है, बस हमें क्या चाहिए, यहाँ शून्य नहीं चाहिए, ऊपर तो हम लिख सकते हैं। और अगर शून्य में अगर हम 1 का भाग देते तो हमें वही संख्या प्राप्त हो रही, तो मतलब ये परिमेय संख्या है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर कुछ नोट्स लिख दूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें, आप कभी ने बोला आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दी कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ q बराबर शून्य नहीं हो, मतलब कुल मिलाकर ये ऊपर वाली संख्या p और नीचे वाली संख्या q हो और जहाँ q का मान शून्य नहीं हो, ऐसे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम शून्य है और हमें पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ तो शून्य एक परिमेय, तो हम शून्य को 0 बटा 1 लिखेंगे तो भी तो हमारा मान हमें शून्य, मतलब 0 बटा 1 के बराबर है, 0 बटा 2 के बराबर है और 0 बटा 3 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखे आंसर हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको ये अंडर रूट कर, क्योंकि 0 बराबर 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, क्योंकि अगर हम 0 को 0 बटा 1 के रूप में भी लिखते हैं तो हमें हमारा जो उत्तर होता है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, इसे किस तरह करना है मैं आपको बताऊंगी। हल 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच में क्या करना है,
6 परिमेय संख्या लिखनी है। पहले तो देखो आप सोच रहे 3 और 4, तो 3/8 भी तो परिमेय संख्या ही है। 4/8 फिर बटे के रूप में अगर हम यहाँ नीचे लिखते हैं तो हमें हमारा जो उत्तर होता है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। 3/8 1 को भाग देते तो हमें वही 3 संख्या तो प्राप्त हो रही है ना। तो इससे आप देखना नहीं कि 3 और 4 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। अब हमें क्या पूछा है 6, और 6 के अगली वाली संख्या कौन सी होती है 7। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को अंश और हर को क्या करना है 7 से गुना करना है। फिर इसी तरह 4/8 को भी अगर हमने यहाँ पर 7 से किया है तो इसे भी हमें 7 से ही करना होगा। 7 तरी 7 चौथा 28 और 7 एकम 7, 7 तरी 21 और 7 8 ये रहा। एक दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी विधि कौन सी है। अगर देखो यहाँ पर हमें कितने 6 संख्याएं बताई है और 3 और 4 कितना होता है 3 + 4 = 7। तो हम अंश और हर को 7 से गुना कर सकते हैं। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जितने संख्याएं पूछी गई हो उसकी अगली वाली संख्या हमें लेनी है। तो यहाँ पर हम लिखना है 3 व 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 3 को हम 3/8 लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। मैं उदाहरण आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखती हूँ। 4 को हम, ताकि आपको समझ में आए थे, 4 को हम 4/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसे करते हैं 3/8 गुना। ओके, गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है 7 और 7। फिर यहाँ पर हमें लिखना है 4/8 गुना 7 यहाँ पर 7। तो 4 7 तरी 21 और 7 एकम 7, और इस तरफ आई 7 तरी 7 चौथा 28 और 7 एकम 7। अब हमें क्या करना है, ये 21/7 यहाँ लिख देते हैं। फिर इसके आगे चलते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। तो यहाँ पर देखो 21 को छोड़ना है और 28 को भी छोड़ देना है, क्योंकि 21 का मतलब क्या हुआ, ये 3 वाला हो गया तो इसे छोड़ना है और अंतिम वाला छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो हमारी है, ये हमारी 6 वाली ये क्या है, ये है परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। आंसर बस हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आपको इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें लिखनी है। तो जो हमें लिखनी है वो हम लिख देते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है। 5 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार है। इस तरह हम लिखेंगे निम्न प्रकार है। तो इसे भी कुछ इसी तरह करेंगे 3/5 और है 4/5। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमें कितना पूछा है 5 पूछा है। तो अगर आप यहाँ पर गुना 6 लिखे थे तो भी आप चलेगा, मतलब 3/5 को अगर आप 6 से गुना करे थे दोनों संख्या को, 4/5 को भी अगर आप 6 से गुना करे थे, 6 12 6 3 18, 6 5 6 30 और 6 4 24 और
30, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 आपको 6 संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अपने जो प्रश्नावली में उन्होंने जो आंसर बताए हैं, तो यहाँ पर हमें मेन ध्यान यही रखना है कि ये जो दोनों संख्याएं होती है अंश और हर, और दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली के आंसर के लिए हमें 3 को किससे गुना करना होगा? 10 से। तो हमें 5 रो भी 10 से ही गुना करना पड़ेगा। तो हमें 5 रो भी 10 से ही गुना करना पड़ेगा, तभी हमारा जो आंसर हमें मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से 10 से करते हैं और यहाँ 5 से कर देते हैं, या फिर आप 4/5 में आप 5 से कर रहे हैं और ये 5 से कर रहे हैं। नहीं, दोनों में हर समान होनी चाहिए और दोनों ऊपर और नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए। तो इसे आओ सॉल्व करते हैं। 3/5 गुणा 3/5 गुणा 10, और यहाँ भी 10, तो हमें संख्या प्राप्त हुई 30/50, और इस तरफ हमें संख्या प्राप्त हुई 40/50। इस तरफ हमें संख्या प्राप्त हुई 40/50। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 30/50, और 30 और 40/50 के बीच में आप कितने भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, और ये हो गया 35/50। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारी 5 हमें कितनी पूछी है? 5 ही पूछी है, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। तो ये हमारी जो है, ये हमारी क्या संख्या है? ये हमारी है 5 परिमेय संख्या। बस हो गया, इसे हम लिख देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और कितनी थी? 5 परिमेय संख्या, और इसे इस तरह से हम आंसर कर दे रहे। ये हो गया हमारा आंसर। बस ठीक है, इसे इस तरह से करना है। 4 और मतलब अंश और हर को समान संख्या के साथ में हमें गुणा करना है, और जिस संख्या से हमने गुणा किया है दूसरी संख्या को भी हमें उसी तरह से ही हमें गुणा करना है, यही हमें बता दिया। अब है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर सत्य असत्य लिखना है और हमें कारण भी लिखना है। तो हमें क्या पूछा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारणों के साथ उत्तर दीजिए। तो हमें यह कारण भी लिखना है कि ये सत्य क्यों है और असत्य। तो ये जो प्रश्नावली का जो 1.1 का 4th वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अगर आप इसे विधि पूर्वक चाहते हैं या अगर आपको पूरी रूप से समझ में आए, तो आप मेरे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने परिमेय संख्या के बारे में जो विस्तार से बताया है, तभी आपको उसमें पता चल जाएगा प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होती है, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम चलते हैं, इसे पहले सॉल्व कर देते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो हमें सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक जो प्रश्न दिया गया है उसका ही हमें, प्रश्न का ही मतलब हमें नहीं पता, तो हम इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैंने यहाँ नोट्स बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो होती है जो 8 से शुरू होती है, जो प्राकृत संख्या 8 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू होती है। तो बस यही डिफरेंस, पूर्ण मतलब जो 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 8 से शुरू होती है। हमें यहाँ क्या पूछा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, और 1, 2, 3, 4 ये भी है, 1, 2, 3, 4 है। बिल्कुल, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य हमें लिखना है सत्य, और यहाँ पर लिखना है, हमें कारण भी पूछा है, कारण क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में, पूर्ण संख्या के संग्रह में पूरी प्राकृत संख्याएं शामिल है। ये उसका हो गया
आंसर। ये उसका हो गया आंसर, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में पूरी प्राकृत संख्याएं शामिल है। तो बिल्कुल शामिल तो है पूरी पूर्ण संख्याओं में, ये बिल्कुल ये शामिल है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। आप चाहे तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आपको वो नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ लिख देती हूँ। नोट आपको यही लाइन लिखनी है, प्राकृत और प्राकृत संख्या, और ये हो गई पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? जो 1, 2, 3 और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 आदि, क्योंकि पूर्ण संख्या के संदर्भ में पूरी प्राकृत संख्या शामिल है। ये हमारा हो गया। अब हमें आगे पूछा है प्रत्येक पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है माइनस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक वाली दोनों संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या पूर्ण संख्या है और क्या प्रत्येक पूर्णांक? प्रत्येक पूर्णांक -3 माइनस मतलब -4 -3, अगर प्लस की बात होती तो हो सकती थी, लेकिन -4 -3 -2 क्या ये पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम लिखे थे असत्य। ये कथन कैसा है? असत्य क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि पूर्णांक संख्या एक ऋणात्मक संख्या है। जबकि आप तो यही लाइन लीजिए, जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती, जबकि पूर्णांक संख्याएं है -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, क्योंकि पूर्णांक एक पूर्ण क्या प्रत्येक का बोला है, तो -3 -2 होगा, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस वाली चिन्ह नहीं आती। तो क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं होती, जबकि पूर्णांक संख्याएं है, इसलिए ये असत्य कथन। फिर हम आगे चलते हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हमें पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या देखो ये रही, इसमें माइनस वाली भी होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हमें पता है 0, 1 बटा 2 बटा 3 बटा, हालांकि आप इसे लिख देते हैं असत्य। ये लाइन भी कैसी है? असत्य। देखो इसे समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4। अगर हम पूर्ण संख्याओं के नीचे जैसे कि 2/8 लिख दे, तो ये एक परिमेय संख्या बन जाती है। ये एक परिमेय संख्या, अगर लेकिन -1/2 रहा, तो क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखे थे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या क्योंकि पूर्ण संख्या हमें लिखना है क्योंकि परिमेय संख्या 1/2 है। क्योंकि परिमेय संख्या 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। बस क्योंकि परिमेय संख्या 1/2 है, क्योंकि परिमेय संख्या कितनी है? 1/2 के रूप में हमें लिखते हैं, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। देखो 1/2 का मान कितना होता है? 1/2 का मान अगर हम इसे बाहर दे, तो हम यहाँ पर
पॉइंट पा जाता है। 0.5 दशमलव वाली जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ ये कथन भी कैसा है, असत्य। तो हमने ये जो प्रश्नावली 8.8 है हमने विधि पूर्वक की है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।